हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मस्ती में ना? ओके, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिच के बारे में पढ़े थे। यस और नो? भूल गया पूरा? एक वीक हो गया तो भूल गया ना। चलो देखते हैं कितना याद है। फटाफट से एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन फटाफट से लेते हैं पिच के ऊपर, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है? कुछ ऐसे दिया गया है, ठीक है? कुछ ऐसे दिया गया है, ठीक है? तो ये तुम्हारा ए वेव है, ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा सी है। अब बताओ रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे होगा? चलो, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे होगा, क्या तुम बता सकते हो? चलो ऑप्शन दे दें। ऑप्शन ए 1:2:3, ऑप्शन बी 3:2:1, ऑप्शन सी 1:3:2, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्या तुम बता सकते हो कौन सा ऑप्शन होगा? क्या तुम बता सकते हो कौन सा ऑप्शन होगा इनमें से? जो बच्चा बता पाया, मान लो कि उसको पिच समझ में आ गया, उसको फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया एकदम। चलो, क्या तुम बता सकते हो? देखो, जो सब बच्चे ने बताया, ऑप्शन ए दोज आर करेक्ट। कैसे सर? देखो, जब तक ये हाफ वेव कंप्लीट कर रहा था तब तक ये 2 हाफ वेव कंप्लीट कर लिया और तब तक ये 3 हाफ वेव कंप्लीट कर लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? जब तक ये 1 हाफ वेव कंप्लीट किया तब तक ये 2 हाफ वेव कंप्लीट कर लिया और तब तक ये 3 हाफ वेव कंप्लीट कर लिया। किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? कितना जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर रहा है ये ना। ये यहां तक 3 हाफ साइकिल कंप्लीट कर लिया, ये यहां तक 2 हाफ साइकिल कंप्लीट किया और ये यहां तक 1 ही हाफ साइकिल कंप्लीट किया। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसका? इसका। उसके बाद किसका? इसका। उसके बाद किसका? इसका। आंसर कौन सा होगा? 1:2:3, क्योंकि ये 1 हाफ साइकिल कंप्लीट करता है, 2 करता है और 3 करता है। तो आंसर क्या होगा? 1:2:3। मेरी बात समझ में आया बच्चों? चलो ठीक है, ठीक है ना? तो पिच में और नहीं जा रहे, ठीक है? तुम लोगों को पता है कौन श्रिल होता है, कौन फ्लैट होता है, कौन ग्रेव होता है, कौन एक्यूट होता है, कौन हाई पिच होता है, कौन लो पिच होता है। सारा कुछ चीजें तुम लोगों को ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है? अब आते हैं पिच के और एक चीज पे, और एक खूबसूरत सा चीज पे। जैसा क्या है ना, घर में पानी भरते हुए देखे हो कभी? नल, ठीक है? ये तुम्हारा वेल है और इससे ना खूबसूरत सा नल है, ठीक है? ड्राइंग अच्छा हो गया, अरे वाह। तो ये नल से ना पानी भर रहे, तो तुमको क्या पता चल जाता है कि पानी जो है, बाल्टी का जो पानी है वो भर गया कि नहीं भर गया? तुमको दूर से पता चल जाता है, आवाज सुनकर पता चल जाता है क्या कि वो पानी भर गया है कि नहीं भर गया है? हाँ, पता चल जाता है। यस और नो? मम्मी होती है ना, टैप खोल कर रख देती है और बोलते हैं कि देखो पानी भर गया है बच्चा, बंद कर दो, ऐसे बोलते हैं ना। कैसे पता चल जाता है उनको कि पानी भर गया है? साउंड सुन करके। तो साउंड में ऐसा क्या हो जाता है कि मम्मी को पता चल जाता है कि वो बाल्टी या फिर टैंक या फिर जो भी है भर गया है। कैसे पता चल जाता है? साउंड से, ठीक है? तो कैसे पता चलता है आओ देखते हैं, ठीक है? तो ये नल का पानी ना तुमने भरा, ठीक है? तो मान लो यहाँ पे तुमने भर दिया पानी, यहाँ पे किसी ने और एक बाल्टी ले लिया, ठीक है? अरे यार क्या हो रहा है? चलो इसमें कोई और ले लिया, ठीक है? एक और ले लेते हैं, ठीक है? तीनों में ना लेवल ऑफ पानी अलग अलग है। यहाँ पे इतना तक पानी रखा गया है, यहाँ पे इतना तक पानी रखा गया है और यहाँ पे इतना तक पानी रखा गया है। यहाँ पे इतना तक पानी रखा गया है, ठीक है? अब मम्मी को पता कैसे चलता है? फ्रीक्वेंसी से। श्रिल होते कान में लगते हैं, बोले ना श्रिल,
कान में लगते हैं, उससे पता चल जाता है। जैसे बात क्या होती है ना बच्चों, ये जो सरफेस ऑफ वाटर होते हैं, ये जो सरफेस ऑफ वाटर होते हैं और ये जो डिस्टेंस होते हैं, ये जो डिस्टेंस होते हैं सरफेस ऑफ वाटर से लेकर के बर्तन तक का जो डिस्टेंस होते हैं उसको बोलते हैं एयर कॉलम, हाइट ऑफ एयर कॉलम, हाइट ऑफ एयर कॉलम, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ एयर कॉलम, ठीक है, एल मानते हैं, ठीक है, ये है हाइट ऑफ एयर कॉलम। ओपन सरफेस से लेकर के जहां तक पानी है, जितना लेवल तक पानी है उसको मानते हैं एयर कॉलम, ओके। यहाँ पे एयर कॉलम कौन सा होगा, यहां से लेकर के यहां तक, दैट इज योर एल। यहाँ पे एयर कॉलम, यहाँ पे पानी है, यहां से लेकर के, तो दैट इज योर एल, दैट इज योर एल। अब होता क्या है ना, फ्रीक्वेंसी जो होते हैं, फ्रीक्वेंसी जो होते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L होते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होते हैं ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एयर कॉलम है। मेरी बात समझ में आया? तो एयर कॉलम अगर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। इफ क्या बोले, इफ एल, मेरा जो एल होता है, मेरा जो एल होता है ये अगर लेस होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मोर। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बच्चों, मोर, ठीक है। एल अगर ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। इफ एल मोर तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, लेस। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बच्चों, लेस। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एल बढ़ेगा, अगर एल बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, अगर एल घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो बताओ इनमें से किसके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, जहां पे एल कम है। एल कम कहां पे है, यहां पे। तो लेंथ अगर कम है, किसका लेंथ, एयर कॉलम। एल मतलब क्या बोले बच्चों, एल मतलब क्या बोले, लिख करके रखो, एयर कॉलम, ठीक है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम। और अच्छा है, लिख करके रख सकते हो, लेंथ ऑफ एयर कॉलम। मेरी बात क्लियर है बच्चों? तो बच्चों क्या बताएं, एल मतलब क्या होता है, एयर कॉलम। अगर एयर कॉलम कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। इसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी और सबसे ज्यादा एल तो इसके पास है ना, तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सबसे कम, क्योंकि एल अगर बढ़ेगा, एल अगर तुम ज्यादा ले लोगे, एयर कॉलम अगर तुम ज्यादा ले लोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तेरी बात समझ में आया? चलो ठीक है, आगे चले। ओके, मिटाओ इसको। ये तो समझ में आ गया ना, तो ये सब कंक्लूड कर ही सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। कौन श्रील होगा इनमें से, क्योंकि तुमको अगर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बता दिया तो तुम तो जज कर ही लोगे ना, किसमें श्रील होगा, किसमें फ्लैट होगा, सही ना। तो ये एयर कॉलम वाला थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग का लास्ट टॉपिक, दैट इज क्वालिटी, दैट इज क्वालिटी। क्वालिटी या फिर टिम्बर बोल सकते हो, क्वालिटी या फिर टिम्बर। ये क्या होता है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं ना, दोनों इंस्ट्रूमेंट से आने वाले साउंड को जज कर सकते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से आ रहे हैं। मेरी बात समझ में आया? कुछ नहीं आया सर, क्या बोले जा रहे हैं सर? ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि क्वालिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स of sound by which we can distinguish between two sound having same loudness and same pitch
but emitted from different instrument ठीक है। तो बात क्या बोलना चाहा, इतना लंबा लाइन लिख दिया सर आपने। हाँ बच्चों, ये डेफिनेशन जितना बड़ा लग रहा है ना, समझने के बाद उतना टफ लगेगा नहीं। देख बात क्या है कि मेरे पास ऐसे दो साउंड वेव हैं जिसका एम्पलीट्यूड भी सेम है एंड पिच भी सेम है। मतलब मान लो दोनों तरफ से साउंड आ रहे हैं, ठीक है, एक पियानो से आ रहे हैं और एक गिटार से आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का लाउडनेस सेम है, मतलब वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन क्या तुम ये जज नहीं कर पाओगे कि कौन सा गिटार का साउंड है, कौन सा पियानो का साउंड है? क्या तुम ये जज कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। यस और नो? दोनों साउंड सुन के ही तुम बता दोगे कि हाँ सर ये गिटार से आ रहा है, हाँ सर ये पियानो से आ रहा है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमारा ईयर जो है परसीव कर लेता है कि हाँ ये दो साउंड अलग अलग हैं, वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को बेस करके हमारा ईयर उसको जज कर लेता है, हाँ ये गिटार से आ रहा है, हाँ ये पियानो से आ रहा है। उस कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम है क्वालिटी या फिर टिम्बर। उस कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम क्या है बच्चों? क्वालिटी एंड टिम्बर, ठीक है। दोनों का क्वालिटी अलग अलग है, दोनों का टिम्बर अलग अलग है, जिसकी वजह से हम ये जज कर लेते हैं कि ये गिटार का साउंड है, ये पियानो का साउंड है। या फिर तुम बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, ये ड्रम का साउंड है, ये गिटार का साउंड है, जबकि दोनों का लाउडनेस सेम, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम। अगर यहाँ पे फ्लूट बज रहा है, यहाँ पे गिटार बज रहा है, तो तुम बता सकते हो ना कौन गिटार से है, कौन फ्लूट से है। बिल्कुल। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम भी कर दे, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम भी कर दे, तब फिर तुम ये कंक्लूड कर दोगे कि ये सर गिटार से है, ये सर फ्लूट से है। तो जिस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से तुम ये जजमेंट दे रहे हो, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नथिंग बट योर क्वालिटी या फिर टिम्बर। उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को बोला जाता है क्वालिटी या फिर टिम्बर। मेरी बात समझ में आई ना? मिटाओ इस चीज को। ओके। मेरा हैंडराइटिंग जो है ना दिन दिन खराब हो रहा है, पता नहीं, इसके लिए उपाय बता सकते हो कोई हैंडराइटिंग को अच्छे करने के लिए? चलो, बात क्या है कि क्वालिटी जो होते हैं ना, कैसे हम जज करते हैं कि इसका क्वालिटी अलग है, इसका क्वालिटी अलग है? वेव फॉर्म, ठीक है। तो क्वालिटी डिपेंड्स ऑन, लिख करके रखो बड़े बड़े शब्दों में, क्वालिटी डिपेंड्स ऑन, क्वालिटी डिपेंड्स ऑन वेव फॉर्म। क्वालिटी डिपेंड्स ऑन वेव फॉर्म। किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? वेव फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। सर कुछ समझे नहीं सर? समझा दीजिए सर। बिल्कुल समझाएंगे। देखो बात क्या है कि मान लो यहाँ पे एक वेव आ रहा था, ठीक है, ये एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर एंड जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है, मान लेते हैं 10 हर्ट्ज, ठीक है। अब ना सेम, एकदम सेम वेव फॉर्म ले रहे हैं, सेम एम्पलीट्यूड का, सेम फ्रीक्वेंसी का, तो ये वेव फॉर्म कुछ ऐसे लिया, ठीक है। इसका भी एम्पलीट्यूड जो है ये 5 सेंटीमीटर है, इसका भी एम्पलीट्यूड जो है ना ये 5 सेंटीमीटर है, और फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों? 10 हर्ट्ज। मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ में आई? तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि सेम लाउडनेस, लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड के ऊपर, तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम ले लिए, एंड दोनों का पिच सेम, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम, दोनों का पिच सेम, ठीक है। अब देखो क्या दोनों सेम वेवफॉर्म दिख रहा है तुमको? नहीं, दोनों अलग अलग वेवफॉर्म होते हैं, दोनों अलग अलग वेवफॉर्म है, जिसकी वजह से तुम जज कर लेती हो कि ये गिटार का साउंड है और ये
पियानो का साउंड है। दोनों का वेव फॉर्म अलग अलग होता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आया? मिटाऊं मैं इस चीज को? अच्छा, ठीक है। अच्छा, जैसे ही तुमको ऐसे ऐसे देखने को मिल जाएगा ना, तुम मान लेना इसमें ना मतलब मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे होते हैं ना, तो ये ग्राफ जो बनता है ये ना दो फ्रीक्वेंसी को मिला करके बनता है। जैसे मान लो ऐसा है और इसके साथ और एक वेव मतलब और एक फ्रीक्वेंसी होते हैं, और इस दोनों को मिला करके मान लो ये वेव बना है, इस दोनों को मिला करके, ठीक है। मेरी बात समझने की कोशिश करना कि हम लोग क्या किए ना, दो वेव, जैसे एक ऐसे था, ठीक है, कैसे ये वाला, ठीक है, और उसके ना उसके साथ और एक वेव, ठीक है। इस दोनों वेव को मिला करके ये वेव बन रहा है। तो ये जो तुमने फ्रीक्वेंसी, इसका देखो फ्रीक्वेंसी देखो, ये जब तक एक साइकिल कंप्लीट करता है तब तक ये दो साइकिल कंप्लीट कर लिया। मतलब इसमें और मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होते हैं, तब जाकर के वो सुनने में अच्छा लगता है। मेरी बात समझ में आया? इसमें क्या होता है ना, सिंगल फ्रीक्वेंसी अगर होगा तो ऐसे दिखेगा, ये होते हैं सिंगल फ्रीक्वेंसी, ये होते हैं सिंगल फ्रीक्वेंसी, ये सिंगल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी जुड़ा हुआ होता है, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी जुड़ करके ये वेव बनता है। तो अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा ना तो उसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट रहेगा। मेरी बात समझ में आया? मतलब ये नॉर्मली सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला होगा ही नहीं कभी भी। अगर मान लो कुछ वेवफॉर्म ऐसे देखने को मिल जाए, ठीक है, वेवफॉर्म ऐसे देखने को मिल जाए, तो ये भी क्या है ना, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ही वेवफॉर्म है, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ही वेवफॉर्म है। इसमें भी मल्टीपल फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? मेरी बात क्लियर हो गई? चलो, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होते हैं ना, इसको बोलते हैं सब्सिडरी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सब्सिडरी, हार्मोनिक्स, ये सब बोलते हैं। आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आया? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होना जरूरी है, अदरवाइज तुमको मजा नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ गया? चलो, ओके, मिटाऊं मैं इसको। अब बात समझ में आ गया। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर है तो उसमें सब्सिडरी होता है। मेरी बात क्लियर है? तो क्वालिटी के बारे में हम लोग काफी चर्चा की है कि क्वालिटी क्या होता है, नहीं होता है, समझ में आ गया। तो अगर तुमसे बोला जाए कि इसमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्या बताओगे? अगर तुमसे बताया जाए कि ऐसा एक वेवफॉर्म दिया गया है, ठीक है, ऐसा एक वेवफॉर्म, ये बहुत जानी पहचानी सी वेवफॉर्म है, बता रहे हैं, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ दिया गया था, ठीक है, और इसमें एक और वेवफॉर्म दे दिया तुमको लाइक दिस, ठीक है। अगर तुमसे ये पूछे कि इनमें से कौन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्या तुम बता सकते हो इसमें से कौन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? ऑब्वियसली ये वाला होगा ना, ऑब्वियसली ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, मतलब इसमें और भी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है जो मिला करके ये वेव बन रहा है। उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडरी, हार्मोनिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। सब्सिडरी अलग होते हैं, हार्मोनिक्स अलग होते हैं, ठीक है। तो बात यही होता है कि इसमें सब्सिडरी या फिर हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और ये इसमें क्या है? एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है। ये बहुत जानी पहचानी सी इंस्ट्रूमेंट का वेव फॉर्म है। ये है ट्यूनिंग फॉर्क। ये क्या होते हैं बच्चों? ट्यूनिंग फॉर्क का वेव फॉर्म होते हैं, सिंगल फ्रीक्वेंसी होते हैं। इसमें क्या होते हैं? सिंगल फ्रीक्वेंसी होते हैं। इसमें क्या होते हैं बच्चों? सिंगल फ्रीक्वेंसी। मेरी बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो है नहीं? ओके, आगे चले बच्चों। चलो, तो ये वो है क्वालिटी, टिम्बर, जो भी बोलो, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन क्या पूछेगा पता है? देखो क्वेश्चन एग्जाम पे क्या पूछेगा बता देते हैं। मान लो तुमको वेवफॉर्म दे दिया,
ठीक है, ये ए वेव फॉर्म है, ये बी वेव फॉर्म है और ये सी वेव फॉर्म है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इनमें से कौन सा, अच्छा नीचे वाला ग्राफ नहीं दिख रहा है ना तुम लोगों को, अच्छा नीचे वाला ग्राफ जो है हम इस साइड बना रहे हैं, ठीक है, अच्छा नीचे वाला जो ग्राफ है हम इस साइड बना रहे हैं उसको, ठीक है, ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये सी ग्राफ है, ठीक है ना बच्चों। अब क्वेश्चन एग्जाम पे तुमको जो पूछेगा वो पूछेगा इनमें से लाउडनेस सबसे ज्यादा किसके पास है, ठीक है, इसका लाउडनेस सबसे ज्यादा किसके पास है, लाउडनेस सबसे ज्यादा, ठीक है, ऑप्शंस दे दे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। लाउडनेस सबसे ज्यादा किसके पास होगा, लाउडनेस की अगर बात करें, अगर लाउडनेस की बात करें, ठीक है, अगर लाउडनेस की बात करें तो सबसे ज्यादा किसके पास होगा, ऑब्वियसली बात है जो सब बच्चे ने बताया ऑप्शन ए 2000 करेक्ट, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड इसी के पास है, तो लाउडनेस सबसे ज्यादा किसके पास होगा, इसी के पास होगा। मेरी बात क्लियर है। अच्छा अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि पिच सबसे ज्यादा किसका है, पिच की अगर बात करें, पिच सबसे ज्यादा हाई पिच किसका है या फिर श्रिल कौन है, इसमें से पिच सबसे ज्यादा किसका है, बताओ, ऑप्शन तो दिया हुआ है, बताओ। जो सब बच्चे ने बताया ऑप्शन बी 2000 करेक्ट, जो सब बच्चे ने बताया ऑप्शन बी 2000 करेक्ट, क्योंकि देखो जब तक ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तब तक ये 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, मेरी बात क्लियर है, जब तक ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तब तक ये 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। इसको हम यहीं पे ड्रॉ करते, लेकिन क्या हुआ ना, यहाँ पे जगह नहीं हुआ इसलिए उधर ड्रॉ कर दिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो खत्म हो रहा है ना ये वहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है, तो दोनों का सबसे पिच ज्यादा किसका होगा, बी ग्राफ का, ये हाई पिच है, हाई पिच मतलब श्रिल, हाई पिच मतलब श्रिल, ओके। चल अब तुमसे ये अगर पूछ ले कि इनमें से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वेव कौन सा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वेव कौन सा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वेव फॉर्म किसका है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वेव फॉर्म ए बी सी में, तो किसमें बोलो, किसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, इसमें ये तो भाई सिंगल फ्रीक्वेंसी है, ये तो तुम लोगों को बताएं ये सिंगल फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है मल्टीपल फ्रीक्वेंसी है, तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। यही पूछेगा तुमसे कि कौन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, किसका लाउडनेस ज्यादा है, किसका पिच ज्यादा है, कौन हाई पिच है, कौन लो पिच है, कौन श्रिल है, कौन फ्लैट है, कौन ग्रेव है, कौन एक्यूट है, यही सब चीजें पूछी जाएगी। मेरी बात क्लियर है, तो बस इतनी सी, ठीक है, चल मिटाओ इसको, ओके। अब हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक आता है दैट इज व्हाट इज नॉइज एंड व्हाट इज म्यूजिक, ठीक है, नॉइज एंड म्यूजिक के बीच में मतलब नॉइज एंड म्यूजिक के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर नॉइज जो होते हैं वो ग्रेटर देन 120 dB होता है तो नॉइज होते हैं, अगर लेस देन 120 dB हो जाता है तो वो म्यूजिक है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। या फिर गिटार जो है वो ऑब्वियसली एक म्यूजिकल, वहाँ से हमेशा क्या होगा, म्यूजिक निकलेगा, एंड अगर कुछ इधर उधर की साउंड होती है तो वो नॉइज है। नहीं, गिटार भी नॉइज पैदा कर सकती है, गिटार भी नॉइज जनरेट कर सकती है। अगर मान लो तुमको बजाना नहीं आता, तुम ऐसे ही कर रहे हो, तो किसी और को लगेगा कि क्या कर रहा है ये, इसको रखो, मम्मी आकर के बहुत डांटेगी, क्या बजा रहे हो तुम, रखो इसको, कान में लग रहा है, तो रख दोगे तुम चुपचाप। इसको गिटार बजाना आता है, सुर में गा सकते हो, सुर में बजा सकते हो, उनका अच्छा लगेगा। तो ये अच्छा लगना बुरा लगना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ इसको हम नॉइज बोले कि इसको हम म्यूजिक बोले, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हो सके कि कुछ बज रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पता नहीं है, तो मेरे लिए वो क्या हो गया, नॉइज हो गया। लेकिन तुमको पता है, ठीक है, तुमको पता है, तुम्हारे लिए वो क्या बन गया, म्यूजिक हो गया। जैसे मान लो वो चाइनीज़ होते हैं ना जी, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फॉर मी ऐसे लगते हैं, मतलब कुछ गाना वगैरह गाते हैं या फिर जो भी है, तो वो क्या लगता है, क्या गा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नॉइज टाइप का लग रहा है, चलो यार ये क्या मतलब बोरिंग सा चीज़ है, अच्छा नहीं लग रहा है, अनप्लेजेंट लग रहा है, कान के लिए अनप्लेजेंट लग रहा है, ठीक है, हटाओ इसको। तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, नॉइज हो जाता है। और अगर हमको अच्छा लगे तो वो मेरे लिए क्या हो जाता है, म्यूजिक हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन अस, इट डिपेंड्स ऑन अस।
तो ये दोनों कौन सी प्रॉपर्टी होगा, सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी की ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, बोलो ये दोनों कौन सी प्रॉपर्टी होगा, सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली बात है सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होगा, ऑब्वियसली बात है सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होगा। क्यों, ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, लिसनर के ऊपर, ठीक है। तो म्यूजिक किसको बोलेंगे, गिटार अगर बजाते हो तो वो क्या होता है, रेगुलर होता है, एक पैटर्न फॉलो करता है, एक पीरियोडिक होता है, कंटिन्यूअस होता है, तब जा करके हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, म्यूजिक। तो म्यूजिक में क्या होता है, कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस, पीरियोडिक, ठीक है, प्लीजेंट, कंटिन्यूअस, पीरियोडिक, प्लीजेंट, और क्या बोल सकते हैं, बोलो और क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस, पीरियोडिक मतलब समझते हो ना, पीरियोडिक मतलब क्या है, देखो बात को समझने की जरूरत है। जैसे ये कुछ ऐसा वेव बन के ये ऐसा वेव बना, तो अगले जो स्टार्ट होगा ये अपने पैटर्न को ही फॉलो करेगा, अपने पैटर्न को ही फॉलो करेगा, मतलब अगले वाला वेवफॉर्म जो होगा ये कुछ ऐसे ही बनेगा। मेरी बात समझ में आया, मेरी बात समझ में आया। इसको बोलते हैं पीरियोडिक, इसको बोलते हैं पीरियोडिक, रिपीट इट्स पाथ, वो अपने पाथ को रिपीट करता है, तब जा करके बोलते हैं पीरियोडिक, ठीक है। बात समझ में आया। तो म्यूजिक जो हमारा होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, प्लीजेंट होते हैं, एंड हमारे स्मूथ भी होते हैं, अच्छे भी लगते हैं ना, स्मूथ भी होते हैं, ठीक है। और नॉइज जो होते हैं ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, नॉन पीरियोडिक, अनप्लेजेंट, हर्स, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो म्यूजिक किसको बोलेंगे, कंटिन्यूअस, पीरियोडिक, प्लेजेंट, स्मूथ, ऐसा कोई अगर साउंड वेव आ गया तो हमारे लिए वो म्यूजिक है। और नॉइज किसको बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है, मतलब मान लो ऐसे हुआ उसके बाद फिर ऐसे, कंटिन्यूटी है ही नहीं, ठीक है, इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अनप्लीजेंट मतलब बताइए, कान में अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है सर, उसको क्या बोलेंगे, अनप्लीजेंट, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो बोलेंगे हम लोग म्यूजिक, और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग बोलेंगे नॉइज। लेकिन हाँ, वेव फॉर्म को पहचानना जरूरी है, कौन वेव है, कौन म्यूजिक है, कौन नॉइज है, ये आपको क्लियर आइडिया होना है वेव फॉर्म के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बात को, ठीक है। इनमें से बताना कौन सा वेव फॉर्म जो है ये नॉइज है, और कौन सा वेव फॉर्म जो है ये म्यूजिक है, ठीक है। मान लो ऐसा एक वेवफॉर्म है, ठीक है, और इसमें ऐसा एक वेवफॉर्म है, ठीक है। तो इन दोनों वेवफॉर्म में से कौन म्यूजिक है और कौन नॉइज है, ठीक है। म्यूजिक कौन है, म्यूजिक की बात करें अगर, म्यूजिक कौन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, इनमें से कौन म्यूजिक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑब्वियसली बात है ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि देखो ये कहां कहां ऊपर उठा नीचे उठा मुझे पता ही नहीं, और उसके बाद क्या हो गया मुझे नहीं पता, ठीक है। मतलब ये कोई रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन ये वाला जो भाई साहब है ये अपना एक रेगुलर पैटर्न, एक रेगुलरिटी मेंटेन कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, म्यूजिक, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉइज, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, म्यूजिक, इसको क्या बोलेंगे, नॉइज, ठीक है। चलो म्यूजिक नॉइज बताते रहो, बच्चों वाला चीज है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, इसमें से बताओ कौन म्यूजिक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। इनमें से कौन म्यूजिक है, ए की बी, इनमें से कौन म्यूजिक बोले हैं, ठीक है, कौन म्यूजिक है,
इनमें से कौन म्यूजिक है, ए की बी? ऑब्वियसली बात है, जो सब बच्चे ने बताया ऑप्शन ए, दो चक्कर। अरे देखो ना, इसका कोई एक रेगुलर पैटर्न हो रहा है, कहाँ पे ऊपर उठा कहाँ पे नीचे आया, कोई पता चला? मतलब ये मतलब पागल जैसा हो गया, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, क्या हो रहा है यार? रेगुलर पैटर्न को फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो ये मेरे लिए क्या है बच्चों? नॉइज। ये मेरे लिए क्या है? म्यूजिक। मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ओके, वेरी गुड, आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों बताओ ये क्या होगा? कौन म्यूजिक है? ये ए ग्राफ है, बी ग्राफ। इनमें से कौन म्यूजिक है, कौन नॉइज है? कौन म्यूजिक है, कौन नॉइज है? ऑब्वियसली बात है, ये नॉइज होगा और ये म्यूजिक होगा। क्यों? डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस चल ही नहीं रहा, डिसकंटिन्यूअस हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉइज। ये क्या हो जाएगा? म्यूजिक। कभी कभी नॉइज भी म्यूजिक हो जाता है, अगर मान लो कुछ हो रहा है, ठीक है, कुछ मतलब एक तुमको लग रहा है मतलब कोई मतलब गाना नहीं बज रहा है, कुछ डुम 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 ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो तुमको बहुत मजा आ रहा है, तो वो तुम्हारे लिए म्यूजिक है, ठीक है। ये डिपेंड ऑन अस कि म्यूजिक होगा कि नॉइज होगा। मेरी बात क्लियर है? एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी ना कभी कभी नॉइज जनरेट करता है, जैसे तुमने मान ली गिटार को लेकर के ऐसे ही बजाते लगा दिए, ठीक है, पियानो को लेकर के उसके ऊपर चढ़ गए, इधर उधर कर रहे हो, तो इट इज काइंड ऑफ नॉइज। मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी नॉइज जनरेट कर सकता है, ऐसा नहीं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से सिर्फ म्यूजिक ही निकलेगा। अगर तुमको बजाना नहीं आता है, अगर तुम रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करोगे, कंटिन्यूअस नहीं करोगे, सुनने में अनप्लेजेंट लग रहा है, दैट इज नॉइज। मेरी बात क्लियर है? तो इट डिपेंड ऑन अस, ठीक है। चल ठीक है, और लास्ट एक चीज जो बुक में लिखी जाती है, ठीक है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका साउंड लेवल होते हैं, म्यूजिक का, म्यूजिक जो होते हैं उसका साउंड लेवल होते हैं 10 से लेकर के 30 dB तक। हाँ, 10 dB से लेकर के 30 dB तक ये बुक में लिखी जाती है बच्चों, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, गाना या फिर अगर तुम ज़्यादा लाउडनेस पे सुनोगे तो वो 30 dB नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी वो डीजे वगैरह भी बजता है ना, उनका जो साउंड होते हैं वो 30 dB नहीं होता है, फिर तो वो नॉइज़ तो होता नहीं है, तुम्हारे लिए म्यूज़िक है, ठीक है। घर में अगर थोड़ा सा लाउड साउंड पे सुन रहे हो तो वो इसको क्रॉस कर ही सकता है, फिर भी तुमको अच्छा लग रहा है, दैट इज म्यूजिक। लेकिन खैर बुक में लिखता है कि म्यूजिक जो होता है वो 10 dB से लेकर के 30 dB तक होना है, ठीक है। एंड नॉइज़ की अगर बात किया जाए, नॉइज़ जो होते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 120 dB होते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन पढ़ा दी ना तुम लोगों को, तो वही बात है कि नॉइज़ क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 120 dB। मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो हम लोग का साउंड वाला जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होते हैं, हम लोग आगे चलेंगे। इसके बाद क्या स्टार्ट करें बोलो? तुम लोगों के सिलेबस पे हीट है ना, ठीक है, तो हम लोग हीट स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑल अबाउट साउंड। अगर फिर भी किसी को दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ लेट मी नो, अगर कुछ होगा तो ज़रूर मदद करेंगे। हम और आप मिल करके एक खुशी वाला ज़िंदगी जी सकते हैं, मतलब अगर आप चाहो तो, अगर आप फ्रेंडली बिहेवियर रखते हो तो हम लोग बहुत मज़े कर सकते हैं, या सुनो। अच्छा ठीक है, अच्छा टाटा बच्चों।